अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज़ एक्स-रेज। एक्स-रेज के हवाले से बात की जाए तो एक्स-रे एंड एटॉमिक नंबर, इसका क्या रिलेशन है, ये क्या होती हैं, हम इस टॉपिक में देखेंगे। एक्स-रेज बेसिकली ऐसी रेज होती हैं जो कब प्रोड्यूस होती हैं, जब आप कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी हैवी मेटल एनोड के साथ बम्बार्ड करते हैं। और ये सारा काम, ये सारा फिनोमेना जिस अप्रेटिस में होता है वो होती है डिस्चार्ज ट्यूब। ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें आपने कैथोड रेज और प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उनकी प्रोडक्शन देखी थी। तो इसी तरह ये आपको डायग्राम भी दिख रही है जिसमें आपने देखा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है और बिल्कुल उसमें उसी तरह से असेंबली है कैथोड की और एनोड की, और सेंटर में एक हैवी मेटल एनोड जो कि एक टारगेट के तौर पर काम करेगा वो प्लेस किया हुआ है। और कैथोड से आपके पास हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फॉल करवाए जाएंगे हमारे टारगेट पर, जो कि एक हैवी मेटल एनोड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में एक कनकेव सरफेस रखी गई है जो इन्हें कंसंट्रेट करवाती है एक ही टारगेट मेटल पर, और ये फिर रेज यहाँ से सर्टन रेज इमिट होती हैं जिन्हें हम एक्स रेज कहते हैं। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया है जो प्रेशर एडजस्टमेंट करता है। तो नॉर्मली जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे टारगेट से टकराते हैं तो वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टकराने के बाद सडनली स्टॉप होते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस इमिट होती हैं और उन रेडिएशंस का नाम एक्स रेज है। अब जिस तरह की मेटल आप एज अ टारगेट इस्तेमाल करेंगे, ये उसी तरह की, उसी नेचर की, उसी फ्रिक्वेंसी वाली, उसी एनर्जी वाली रेज प्रोड्यूस होंगी। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स-रेज़ की एमिशन है वो हमारे टारगेट मेटल पर डिपेंड कर रही है कि वो किस नेचर का है। तो जब भी एक्स-रेज़ एमिटेड होती हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में वो हर डायरेक्शन से एमिट हो रही होती हैं, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास कुछ छोटा या स्मॉल पोर्शन है जहाँ से हम इन एक्स-रेज़ को फर्दर पास ऑन करवाते हैं और फिर इनको एनालाइज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जहाँ पर ये एक्स-रेज़ रिमूव हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, ये तमाम डायरेक्शन से निकल रही होती हैं। तो स्पेसिफिकली जब यहाँ निकलती हैं इनको स्टडी करने के लिए, क्योंकि हर मेटल की एक मखसूस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे है जो टारगेट मेटल की नेचर पर डिपेंड करती है। तो इन्हें स्टडी करने के लिए इनके रास्ते में एक स्लिट रखी जाती है, एक प्लैटिनम प्लेट रखी जाती है जिसमें से स्पेसिफिक एक्स-रेज़ पास होती हैं और उन्हें फिर एल्यूमीनियम विंडो से गुजारा जाता है, और फिर रास्ते में एक क्रिस्टल रखा जाता है जो कि प्रिज्म का काम करेगा, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसायनाइड K4FeCN6। ये उस बीम को एनालाइज करके हमें स्पेक्ट्रम देता है, यानी जैसे ही ये रेज निकलकर हमारे उस क्रिस्टल से टकराएंगी जो कि पोटेशियम फेरोसायनाइड निकल का सायनाइड का क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल से टकराने के बाद ये डिस्पर्स हो जाएंगी और डिस्पर्स होने पर हमें एक पैटर्न देंगी जो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें मिलता है। तो जिस तरह से ये रेज आपके पास स्पेक्ट्रम बनाती हैं उसकी नौयत है लाइन स्पेक्ट्रम। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरह कोई एलिमेंट आपके पास स्पेसिफिक लाइन स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। तो ये सारा बिहेवियर हम स्टडी करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और जो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है वो हर टारगेट मटेरियल का स्पेसिफिक होता है। यानी अगर आप टारगेट मेटल चेंज करते जाएंगे, एलिमेंट चेंज करते जाएंगे, तो हर दफ़ा निकलने वाली एक्स रेज उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रिलीज होंगी। सो इसीलिए ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल पर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़ हमें मिलती हैं, ये बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स क्रिएट करती हैं, जिनको हमने ग्रुपिंग दी हुई है इनकी वेवलेंथ और एनर्जी के हिसाब से। जैसा कि के सीरीज़, एल सीरीज़ और एम सीरीज़ है, और हर सीरीज़ फर्दर भी 2 सीरीज़ में डिवाइडेड है, जैसे के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा जो एल सीरीज़ से है, एम अल्फ़ा, एम बीटा। तो नॉर्मली ये जो काम एक्स-रेज़ की प्रोडक्शन पर किया था जिस शख्स ने, उसका नाम था मोज़ले। मोज़ले ने 1913 से 1914 के दौरान एक्स-रे की एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी की, और इसने जो वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ वाली एक्स-रेज़ कवर की, उसकी रेंज थी 0.04 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक। तो इतने रेंज में उसने 38 एलिमेंट्स को, जो कि डिफरेंट मेटल्स थी, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया, और हर दफ़ा एक्स-रे ट्यूब के अंदर एक्स-रेज़ जो प्रोड्यूस हुई हर एलिमेंट से, उसने एक वेवलेंथ की रेंज को कवर किया है जो कि 0.04 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक है। तो मोज़ले ने इस सारे एनालिसिस के बाद कुछ कंक्लूजन्स निकाले जो उसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स-रेज़ को देखकर निकाले। उसमें पहला कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइड है। एक जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है जिसको के सीरीज़ कहा जाता है, और दूसरी जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है जिसको हम एल सीरीज़ से डिनोट करते हैं। सेकंड जो एनालिसिस किया गया
वो ये कंक्लूजन पे मोज़ले पहुंचा कि हर टारगेट एलिमेंट जो हायर एटॉमिक नंबर रखता है उसकी वेवलेंथ कम होगी, और इस तरह जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एलिमेंट, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यानी इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपका टारगेट मेटल हैवी है, हायर एटॉमिक नंबर है, तो उसकी वेवलेंथ, एक्स रेज की वेवलेंथ कम होगी, और अगर वो लेस एटॉमिक नंबर रखता है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। एक तो सेकंड रिलेशन उसने ये निकाला। यानी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके मेटल का एटॉमिक नंबर था, जिसकी बेस पर हम वेवलेंथ को एसेस कर रहे थे। तीसरी चीज़, एक और सिंपल रिलेशनशिप है जो हमें बताता है कि जो हमारे पास एक्स-रेज़ यहाँ से निकल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वो आपके पास किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। जिस तरह वेवलेंथ भी टारगेट मेटल पर डिपेंड कर रही है, इसी तरह एक्स-रेज़ की फ्रीक्वेंसी भी उसी टारगेट मेटल के, उसी एलिमेंट के, उसी बिहेवियर पर ही डिपेंड कर रही है, और वो बिहेवियर क्या है? एटॉमिक नंबर। तो उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, जिसे हम मोज़ले लॉ की मैथमेटिकल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्विवेलेंट टू ए, जो कि एक कांस्टेंट है, एंड डिपेंड्स ऑन जेड, जो कि एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का जो आप यहाँ एज अ टारगेट एक्स-रे ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें माइनस बी का फैक्टर है। ये ए और बी हर मेटल जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसके कांस्टेंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक हैं पर डिपेंड करते हैं आपके मेटल की। तो नॉर्मली ये दो तो कांस्टेंट्स हो गए। तो जो वेरी करने वाली चीजें हैं वो हैं फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर। यानी जितना एटॉमिक नंबर आप एलिमेंट का, टारगेट मेटल का बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसे रिलेशनशिप को, जिसमें एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता हो या एक के कम होने से दूसरा भी कम होता हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो उसको हम लीनियर रिलेशनशिप का नाम भी देते हैं। इस पोर्शन से जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है। आप राइट साइड पे देख सकते हैं, व्हाट आर एक्स-रेज, एक्स-रेज क्या होती हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड, हमारे पास ये जो लॉ अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी आगे डेफिनेशन आपको मिलेगी कि मोज़ले लॉ क्या होता है और वो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो आपने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करनी होती है। तो राइट में हम ये पिक्चर देख सकते हैं, ये वही एक्स-रेज हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम किसी भी ह्यूमन बॉडी की बोन्स का और उसके अंदर डैमेजेस का डायग्नोज आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोज़ले लॉ डिफाइन किस तरह किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अभी आपको मैंने बताया कि ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और बी क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ रही है मोज़ले लॉ की, जो ये बताती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन किसी भी एक्स-रे स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक्स-रेज बन रही हैं, उनकी स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो वेरी करती है स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इमिटिंग इट। यानी एटॉमिक नंबर अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो ये लॉ हमें बताता है, मोज़ले लॉ ये हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पर नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। क्योंकि उसने जब ये रिलेशन डिवाइस किया, तो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। तो वहां से ये बात साबित हुई कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा बेटर वे है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। तो अगर आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि ये लीनियर रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का, चाहे वो किसी भी सीरीज की आप फ्रीक्वेंसी लें, के सीरीज की लें, एल सीरीज की लें, एम सीरीज की लें, जब आप किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी को उसके एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। तो ये तो आपके पास लॉ की डेफिनेशन आ गई, पीछे आपने इसका फार्मूला भी देख लिया है। अब हम आते हैं कि लॉ, इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसे हम मोज़ले लॉ कह रहे हैं। मोज़ले लॉ की इंपॉर्टेंस ये है कि आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा हुआ है कि मेंडलीव वो शख्स था जिसने पीरियोडिक टेबल को पहली दफ़ा एलिमेंट्स को अरेंज किया था टेबल की फॉर्म में। उसके एलिमेंट्स, उसके टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो अरेंज नहीं हुए थे। तो मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने पोटाशियम और आर्गॉन, निकल और कोबाल्ट को प्रॉपर वे में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो है अरेंज करवाया। एक तो ये इसकी अचीवमेंट थी। सेकंड अचीवमेंट ये थी कि इस लॉ के तहत, मोज़ले के लॉ के तहत बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए, जिसमें टेक्नीशियम है, प्रोमीथियम है और रोडियम है। तो 43, 61 और 45 इनका एटॉमिक नंबर है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर हुई है वो है जी एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ्स। हम इस लॉ के तहत एटॉमिक नंबर रेयर अर्थ का भी मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास मोज़ले लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो आप इसमें ये तीनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेचर की तरफ, जो कि है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसे हम डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब वेव पार्टिकल नेचर क्या चीज़ है? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में हमने देखा कि किस तरह लाइट जो है डुअल कैरेक्टर रखती है, और ये मटेरियल पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है और वेव के तौर पे भी बिहेव करती है। इस बात को आपने अगर समझना है तो आप ये देख सकते हैं कि हमने लाइट के बारे में पढ़ा है कि वो वेव नेचर भी रखती है, यानी वेव की सूरत में भी ट्रैवल करती है, जैसे ये आप वेव देख रहे हैं।
और पार्टिकल की नेचर भी होती है कि वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी जो है एग्जिस्ट करती है। तो हम कहते हैं कि लाइट का डुअल बिहेवियर है। तो ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ने लाइट के बारे में बात की थी। लेकिन इसी आइडिया को फिर एक 1924 में लुईस डी ब्रॉगली ने मैटर के पार्टिकल्स पर अप्लाई किया। मैटर के पार्टिकल्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो डी ब्रॉगली का कहना था कि ये जितने भी मैटर पार्टिकल्स जो मोशन में होते हैं उनका डुअल बिहेवियर होता है, यानी वो मटेरियल पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और वेव नेचर भी रखते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा गया वेव पार्टिकल डुअलिटी इन मैटर। तो प्लैंक्स ने तो ये लाइट पर काम किया था, लुईस डी ब्रॉगली ने मटेरियल पार्टिकल्स पर काम किया, मैटर पर काम किया। तो फिर उसने इसे मैथमेटिकली ड्राइव करके भी बताया कि कैसे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि कोई मैटर जो है वो वेव नेचर भी रखता है, यानी उसकी वेवलेंथ भी होती है, और पार्टिकल नेचर भी रखता है, यानी उसके पास मैस और वेलोसिटी भी होती है, यानी उसके पास मोमेंटम भी होता है। तो इस बात के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी, या ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप इसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे और फॉर्मूला बताएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर आप राइट साइड पे डायग्राम देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी वेव नेचर की बात करेंगे तो ये इस तरह से भी ट्रेवल करता है, और जब हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो ये पार्टिकल नेचर भी रखता है। तो लुईस डी ब्रॉगली का कहना था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन में मौजूद होती हैं। अब इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी आता है, जिसमें लैम्डा जी हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, m मास ऑफ पार्टिकल है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जो नीचे वाला फैक्टर है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो अगर हम इस बात को मोमेंटम कंसीडर करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वेवलेंथ और मोमेंटम का आपस में इनडायरेक्ट यानी इनवर्स रिलेशन है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो लुईस डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया और इसने फिर फर्दर जाकर इसको अप्लाई भी किया। अब दूसरा जो प्लैंक्स ने जो एक्सप्रेशन दिया था उसका भी एक्सप्रेशन लाइट पर था, लेकिन इसी तरह का था। उसने जो एक्सप्रेशन यूज किया था उसने आइंस्टाइन और अपनी इक्वेशन को इस्तेमाल किया था। जैसे प्लैंक्स की इक्वेशन थी एनर्जी दैट इज डिपेंडेंट ऑन एच वी, यानी फ्रीक्वेंसी पर और प्लैंक्स कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। एक तो ये इक्वेशन होगी। आइंस्टाइन ने भी एनर्जी की एक इक्वेशन दी थी जिसे हम कहते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी मैस एनर्जी रिलेशनशिप। तो जहां पर m मैस ऑफ द मटेरियल पार्टिकल है जिसे आप देखते हैं कन्वर्ट होते हुए, और c जो है वेलोसिटी ऑफ फोटॉन है। ये हम लाइट के हवाले से बात करें, ऊपर हमने मैटर पार्टिकल का एक्सप्रेशन देखा है जो लुईस डी ब्रॉगली ने दी है, और ये हम एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं जो लाइट के लिए होता है। तो लाइट के लिए हम टर्म यहाँ पर c का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स आपके पास बराबर हैं, अगर हम इन इक्वेशंस को इक्वेट करें तो h म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पास्टुलेट्स में पढ़ी थी कि दैट इज इक्विवेलेंट टू c ओवर लैम्डा। तो जब c ओवर लैम्डा को आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा जो हम अभी नेक्स्ट में देखते हैं। मीनवाइल आप ये देख सकते हैं कि राइट साइड पर आपको एक एटॉमिक मॉडल नजर आ रहा है जिसमें न्यूक्लियस सेंटर पर है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन का ये बिहेवियर है कि ये वेव नेचर भी रख रहा है और पार्टिकल नेचर भी रख रहा है। तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इस मैटर के इस पार्टिकल की डुअल नेचर पर बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट में हम इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट होता हुआ देखेंगे। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जी एच सी ओवर लैम्डा एम सी स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ से c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। ये मेटल के लिए नहीं है, आपने इसको कट करते हैं ना, ये हम लाइट के फैक्टर की बात करेंगे, हम फोटोन के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि सी फोटोन के लिए होता है, लाइट के लिए होता है, क्योंकि लाइट की जो रेडिएशन है वो फोटॉन्स की सूरत में ट्रैवल करती है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो कि छठी इक्वेशन बन रही है, आपकी जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोटोन के मोमेंटम से, क्योंकि एम और सी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम है यहाँ पर। सो अगर हम इसी नेचर को लें और अप्लाई करें किसी मैटर के पार्टिकल पर, तो लुईस डी ब्रॉगली ने यही वाला कॉन्सेप्ट दिया था, और वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी था। वी बेसिकली मैटर के पार्टिकल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये लाइट का आपने फैक्टर यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से मेटल का फैक्टर कट कर देना है। ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है लाइट के लिए है और नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास बेसिकली मैटर पार्टिकल के लिए है। अब आप देख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को हम डिफरेंट पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह मोमेंटम और वेवलेंथ वेरी करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला केस लिया गया है जस्टिफाई करने के लिए कि वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन होता है और वो एग्जिस्ट करता है एक पार्टिकल के लिए जो कि मैटर का पार्टिकल है। तो उसमें सबसे पहले जो कंसिडरेशन ली गई है, बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो हाइड्रोजन पर था
और उसके फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उसकी अगर हम वेलोसिटी को सपोज कर लें कि वो 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उसकी वैल्यूज को अगर हम यहाँ इंसर्ट करें तो वेवलेंथ तो हमें मालूम करनी है। एच एक कांस्टेंट है जो कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकंड के इक्वल होता है। मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 9.108 इंटू 10⁻31 kg है, ये आपने पहले ही वैल्यूज पढ़ी हुई है। और अब हम लैम्डा में c की वैल्यू भी हमने अभी ऊपर देखी, जो वेलोसिटी की वैल्यू है, जो हम यहाँ v फैक्टर में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने c नहीं लिखना, हम मैटर की बात कर रहे हैं, हम लाइट की बात नहीं कर रहे। तो जब h की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, फिर m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और v की वैल्यू जो हमने यहाँ पे भी स्टेटमेंट में ली वो पुट करेंगे, तो हमें एक आंसर मिलता है 0.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि ये आपकी अगर इसकी यूनिट को आप देखें 10⁻⁹ मीटर, तो ये नैनोमीटर है। तो लैम्डा में ये 0.33 नैनोमीटर कहलाएगा। और ये वैल्यू जो वेवलेंथ की है, जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन के, वो कंपेयर किया जा सकता है एक्स-रे की वेवलेंथ से, तो हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, ये मोमेंटम भी रखता है क्योंकि इसका मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है और इसके पास वेवलेंथ भी है, तो ये डुअल नेचर को शो करती है। सो जैसे पार्टिकल की ये नेचर होती है और वेव की फॉर्म में वही इलेक्ट्रॉन इस तरह बिहेव करता है वेव्स की सूरत में, तो ये दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन से भी बड़े मैटर पार्टिकल पर चले जाएं कंपैरिजन के लिए, तो प्रोटॉन इससे ज्यादा वजनी होता है और इसके वजन का हिसाब आप देख सकते हैं कि 1836 टाइम्स प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। जैसा कि अभी हमने एक्सप्रेशन में देखा कि वेवलेंथ और मास का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर कोई चीज मास ज्यादा रखती है तो उसका वेवलेंथ कम होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कम था, उसकी वेवलेंथ प्रोटॉन से ज्यादा होगी, लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ भी 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और मास का इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह अगर आप इससे भी बड़े पार्टिकल पर चले जाएं, इलेक्ट्रॉन के बाद हमने हैवी पार्टिकल लिया प्रोटॉन, उससे भी हैवी पार्टिकल पर चले जाएं तो हमें अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को भी अगर उसी वेलोसिटी से घुमाया जाए तो ये उससे भी मैसिव पार्टिकल्स हैं और ये डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाइज होते हैं, तो ये 7344 टाइम्स स्मॉलर होगी इसकी वेवलेंथ, क्योंकि ये इतने टाइम मैसिव है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ कम हो रही है। और अगर आप इस सब से भी निकलकर आप किसी स्टोन को कंसीडर करें जिसका वजन 1 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो यही एक्सप्रेशन आप मैटर का स्टोन की इस फीचर्स के साथ अप्लाई करें तो आपको आंसर मिलता है 6.66 इंटू 10⁻30 मीटर, जो हमें बताता है कि वेवलेंथ स्टोन की भी है, लेकिन -30 इंडिकेट कर रहा है कि 0.030 जीरोस का मतलब है कि बहुत छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है वेवलेंथ की, लेकिन है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम ये साबित कर सकें कि हैवी मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास भी वेव्स होती हैं, लेकिन हम उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते, तो हम ये कह देते हैं कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज डोंट हैव वेव्स। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव करें मैक्रोस्कोपिक बॉडीज डोंट हैव वेव्स, तो आप यहाँ पर ये स्टोन की एग्जांपल विद एक्सप्रेशन और ये विद डिटेल आप डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देखा कि जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा होता जा रहा है, मैसिव होता जा रहा है, उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिकली माइक्रोस्कोपिक के लिए है। अब इसी जो डुअल नेचर को साबित एक्सपेरिमेंटली किसने किया, 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डिवेन और दूसरे का नाम था जर्मर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, और उसके मुताबिक इन्होंने एक पूरी असेंबली लगाई, जैसे कि आप राइट साइड पर एक डायग्राम देख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि इसमें आपके पास एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है और वो टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड चाहिए इस निकल के क्रिस्टल पर टकराने के लिए, तो उसमें आपके पास चार्जिंग प्लेट्स लगी हुई हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे और ये निकल के क्रिस्टल पर गिराए जाएंगे तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। ये वही बिहेवियर है जो हमने पीछे देखा। तो जो आपकी बीम यहाँ पर स्कैटर हो गई है निकल के क्रिस्टल से टकराने के बाद, अगर हम उसका पैटर्न स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, इसीलिए हम इसको डुअल नेचर कंसिडर करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट और ये असेंबली, ये अपरेटस डिजाइन करने के बाद ये साबित हुआ कि पार्टिकल्स की वेव नेचर भी होती है और डुअल नेचर भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन और जर्मर को इस काम के लिए, सेपरेटस को डिजाइन करने के लिए कि मैटर वेव्स प्रूव की हैं उन्होंने, एक नोबेल प्राइज मिला। और डी ब्रोगली को एक अलग नोबेल प्राइज मिला किस मकसद के लिए,
कि उन्होंने वो इक्वेशन डिराइव करके दी जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स भी डुअल नेचर रखते हैं। तो ये आपने इसमें से ये क्वेश्चन बी करना है कि प्रूव करें कि ड्वेन और जर्मन ने किस तरह से डुअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद फर्दर अगर हम आते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है जी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगर आप नाम पर चले जाएं तो अनसर्टेनिटी हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसमें हमें किसी चीज़ का 100% यकीन ना हो, जो यानी ये गैर यकीनी सूरत हाल हो, उसके लिए हम जो है वर्ड यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास आप किसी टारगेट को अगर देख रहे हैं अपनी आंखों से तो आप 100% उस एरिया के लिए श्योर हैं जिस तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी गिरदोनवा की इन्वायरमेंट आपके लिए उस वक्त एक्यूरेट नहीं होगी, आप सिर्फ अंदाजा लगाएंगे, वो 100% नहीं होगी। यानी हम एक पोजीशन पर 100% यकीनी तौर पर बयान कर सकते हैं, लेकिन बाकी एरिया का हम कुछ 100 से कम ही जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। बोहर का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मटेरियल पार्टिकल है, और ऐसा मटेरियल पार्टिकल है कि जिसकी हम मॉडल के अंदर, एटॉमिक मॉडल के अंदर पोजीशन कि वो कहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन, और उसका मोमेंटम और वो किस रफ्तार से घूम रहा है, ये बड़ी यकीन के साथ, एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का, और तो वहाँ पर ये बात एक 1927 में एक साइंटिस्ट थे हेजनबर्ग, उन्होंने साबित की कि हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक मॉडल में पोजीशन और उसकी वेलोसिटी जिसे हम मोमेंटम से तशबीह दे रहे हैं, हम एक साथ यानी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। इस एक्सप्रेशन को हम बेसिकली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये प्रिंसिपल का उसने एक एक्सप्रेशन भी दिया, और ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं जिसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। एच ओवर 4 पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा का मतलब है कि चेंज, हम किसी चीज में चेंज देख रहे हैं। ये एक्सप्रेशन बेसिकली शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एक्स पोजीशन के लिए, और डेल्टा पी शो कर रहा है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को अगर आपने जज करना है तो डेल्टा पी से हम देखेंगे, और ये दोनों फैक्टर्स आपके पास डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हैं, तो इसका मतलब एक का बढ़ना दूसरे को कम करेगा। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर हम हमारे पास डेल्टा एक्स यानी पोजीशन के बारे में अगर हम अनसर्टन है तो मोमेंटम के बारे में हम सर्टन होंगे। यानी एक क्वांटिटी की मेजरमेंट अगर एक्यूरेट हो रही है तो दूसरी लेस एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि आपस में इनका इनवर्स रिलेशन है। हम एक वक्त में इलेक्ट्रॉन की दोनों चीजें नहीं जान सकते, तो इस एक चीज की सर्टेनिटी दूसरी क्वांटिटी को अनसर्टन बनाएगी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हेजनबर्ग का था। अगर आप राइट साइड पे ये देख सकते हैं तो ये एटॉमिक मॉडल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर आप पोजीशन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आपको उसकी पोजीशन को पिन पॉइंट करना है तो हम उसका मोमेंटम नहीं जान पाएंगे, और इसी तरह अगर हमें उसका मोमेंटम देखना है, वो भाग रहा है, तो आपके पास हम उसकी जो है पोजीशन वो जज नहीं कर सकते। यानी एक वक्त में या तो हम पोजीशन देख लेंगे या हम मोमेंटम जज कर लेंगे। तो इस इफेक्ट, ये जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर, यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ये अप्लाई नहीं होता। ये भी आपने इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है, और ये जो एक्सप्रेशन है एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा खास है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ कैसे देख सकते हैं, तो ये चीज हमने यहाँ पर समझनी है। एक इफेक्ट है जी कॉम्पटन्स इफेक्ट। इस इफेक्ट के मुताबिक हम अगर पोजीशन और मोमेंटम को देखना चाहते हैं और जज करना चाहते हैं तो हम किसी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास दो सोर्स हैं, एक विजिबल लाइट और दूसरा एक्स रेज। विजिबल लाइट जो है वो आपके पास, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसकी वेवलेंथ कम होती है इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से, तो वो तो जस्ट पास हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर से, तो हमें उसकी पोजीशन तो पता नहीं चलेगी, लेकिन मोमेंटम हम यूज कर सकते हैं, मोमेंटम का हमें पता चल जाएगा। वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है, इसीलिए ये मोमेंटम तो चेंज नहीं करेगी। यानी आप समझ लें कि अगर ये विजिबल लाइट है और आपके इलेक्ट्रॉन पर पड़ रही है तो ये ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। आप सपोज करें तो ये एनर्जेटिक नहीं है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ेगी तो उसकी पोजीशन तो पता नहीं चलेगी, लेकिन उसका मोमेंटम हम जज कर पाएंगे। लेकिन इस मसले से हल करने के लिए कि जब हम पोजीशन जो है नहीं मालूम कर सकते, तो हम कोई ऐसी सोर्स, ऐसी रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमें पोजीशन बताए। तो उसके लिए हमारे ज़हन में क्या होना चाहिए, यानी ऐसा हम सोर्स लें जिसका डायमीटर इलेक्ट्रॉन की डायमीटर से कम हो, तो उसके लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज क्योंकि उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है विजिबल लाइट के कंपैरिजन में, लेकिन अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी तो ज़्यादा होगी।
और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सरेज की ही बिहेवियर शो किया गया है। तो एक्सरेज वेवलेंथ अगर इनकी कम है और वेवलेंथ कम होने से हमें क्या फायदा हो रहा है कि हम ये इलेक्ट्रॉन में से पास होंगी और हमें पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन एनर्जी ज्यादा है, जब ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज इसके साथ टकराएंगी इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसका मोमेंटम चेंज कर देंगी, यानी पोजीशन के चक्कर में हमारा मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया। तो वेलोसिटी चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की, तो हम मोमेंटम को जज नहीं कर पाएंगे। यानी कोलिजन आपके पास जब होती है एक्सरेज के साथ इलेक्ट्रॉन की, तो वो उसके अंदर मोमेंटम को अनसर्टेन कर देती है। और हम जब विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पोजीशन का पता नहीं चलता, मोमेंटम के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमिन करना मुश्किल है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसे फोटॉन्स का इस्तेमाल करें जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ है, जैसे कि विजिबल लाइट, तो हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। हम मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएंगे लेकिन पोजीशन हमें पता नहीं चलेगी। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर शॉर्ट आ जाए तो शॉर्ट में डेफिनेशन लिखेंगे, अगर एमसीक्यूज आ जाए तो एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है या ये किन पार्टिकल्स पर अप्लाई करता है। और आपने ये बात दोनों जहन में रखनी है कि विजिबल लाइट और एक्सरेज किस तरह से इस इफेक्ट को शो करवाते हैं। तो ये आपके पास आज का लेक्चर है, इससे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से चेक कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।